अच्छा, जब आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? ओके जी। तो सबसे पहले अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का जो टॉपिक है वो है हेमरॉइड्स। ठीक है। देखिए, एनल कनाल की डिजीजेस में से क्वेश्चन लाजमी आते हैं आपके। तकरीबन तकरीबन एनल कनाल की जो डिजीज है वो 5 to 6 हैं। और मोस्टली हर डिजीज में से पीएमसी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो आप लोगों ने इनको फुल करना है। ठीक है। जहां से एमसीक्यू आता आएगा या पहले आया हुआ वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेमरॉइड्स होते क्या हैं। बेसिकली हेमरॉइड्स जो होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स का एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक हो गया। ये जनाब आपके एक तरह के रेक्टम से एक तरह के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये आपका एक तरह का वस्कुलर स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है। वस्कुलर। इसके अंदर आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये वस्कुलर स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये इसके अंदर होता क्या है, आज जब आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं रेक्टम की वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती हैं तो उस वक्त जो ब्लड होता है वो रेक्टम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का हेमरॉइड्स कहते हैं। हेमरॉइड्स के अंदर बेसिकली है कि आपने कहना आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी स्पॉन्जी लाइक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आपके रेक्टम के थ्रू प्रोट्रूड कर रही होती हैं, जो कि रेक्टम से निकल रही होती हैं। इस इसकी टाइप्स होती हैं, किसी टाइप के अंदर ये रेक्टम से नहीं निकलती, कोई ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर ये रेक्टम के थ्रू प्रोलैप्स कर जाती हैं, कोई ऐसी टाइप होती है जो कि रेक्टम के थ्रू प्रोलैप्स की और फिर दोबारा खुद ब खुद वापस जा सकती हैं। इन सब टाइप्स को हम एक तरह का फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे बंदा ये पूछता है कि हेमरॉइड्स क्या होते हैं तो आपने ये कहना है कि ये वस्कुलर स्पॉन्जी लाइक टिश्यूज होते हैं या स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जनाब आपकी जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, एक तरह की डायलेट हो जाती हैं। जब आपकी वेन्स डायलेट होती हैं तो उसके नतीजे में दो चीजें हो सकती हैं। आपने कहना स्पॉन्जी वस्कुलर स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स, वेन्स डायलेट हो जाती हैं। तो जब आपकी वेन्स डायलेट होती हैं तो इसके नतीजे में दो चीजें हो सकती हैं। कौन सी? एक चीज ये हो सकती है, देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है। जब आपकी ये ब्लड वेसल है और जब ये अगर फॉर एग्जांपल ये डायलेट हो रही है तो इसमें से जो ब्लड होगा वो आपका एक तरह का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक होगा। एक ये साइन हो सकता है। नंबर टू जो साइन हो सकता है वो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब ये डायलेट होगी तो ये जनाब आपके रेक्टम से प्रोट्रूड होंगी। ठीक है। तो आपने ये बताना है कि डायलेशन की वजह से दो चीजें मिलती हैं हमको। एक कौन सी चीज निकलती मिलती है हमें? एक तो फॉर एग्जांपल जब बंदा डेफिकेशन करता है तो डेफिकेशन के साथ क्या आता है, आपको ब्लड आता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेफिकेशन के बाद या डेफिकेशन के साथ जो होती हैं वो जनाब आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रोट्रूड कर जाएं, वो भी रेक्टम के साथ आपकी बॉडी आपके जो एनल कनाल है उधर से निकलना शुरू हो जाए। तो आपने ये बताना इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। आपने क्या नंबर वन आपने क्या कहना है? ब्लीडिंग थ्रू रेक्टम ड्यूरिंग डेफिकेशन, एक यही हिसाब हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि हाँ जी जनाब आपकी क्या हो सकती है, एक तरह की प्रोट्रूजन हो सकती है। ठीक हो गया जी। प्रोट्रूजन ऑफ वेसल। ये कहना कि हेमरॉइड्स जो होते हैं ये आपके स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर होता क्या कि ये जनाब आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि एक तरह का जो या तो फिर आपकी ब्लड जो वो जनाब एनल क्लार के थ्रू बाहर निकलेगा या फिर ब्लड वेसल्स की प्रोट्रूजन हो जाएगी। ये दो चीजें आपको पता। अब हम आते हैं इटियोलॉजी। कौन कौन से इटियोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए मेन जो इटियोलॉजी होती है वो आपका एक तरह का कंजेनिटल भी हो सकते हैं। क्या सकते हैं, एक तरह का कंजेनिटल हो सकते हैं। ठीक हो गया।
अब ये क्या है, कंजेनिटल के अंदर क्या होता है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर होते हैं वाल्व, वेन्स के अंदर क्या आपके वाल्व होते हैं। आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता, लेकिन वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेन है, आप इस तरह इमेजिन करें, ठीक है। इस वेन्स के अंदर इस तरह वाल्व लगे हुए होते हैं। अब इन वाल्व का काम क्या होता है, इधर से इधर जाता है ना, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर। अगर ये वाल्व नहीं होगी तो ब्लड इस तरह नीचे की तरफ आए, फ्लो को रोकने के लिए ही यहाँ पर वाल्व होते हैं, जो कि आवाज नहीं। अच्छा जी, मैं जी वाल्व्स होते हैं, ठीक हो गया। वेन्स का ये काम होता है, ये देखें, ये आपकी एक ब्लड वेसल है ना, ठीक है, ये जब आपकी ये ब्लड वेसल है, इसमें से जो वाल्व होंगे इनका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो ब्लड ऊपर जा रहा है ना, इसको नीचे आने नहीं देना, इनको नीचे नहीं आने देना। ये वाल्व इस तरह हो गया, इधर से ब्लड ऊपर जाना है, ठीक है। अब देखें, जो वेन होती है उसका आपके ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक तरह का हार्ट है और ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। तो अब आप खुद सोचें, जब ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाएगी, तो बंदा अगर खड़ा होता है तो इसकी वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़ती होती है। ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगी तो फिर ब्लड होगा और नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ये ब्लड को नीचे की तरफ जाने से रोकने के लिए आपका जो मेन काम कर रही होती है वो आपके वाल्व होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर या किसी फीमेल या मेल के अंदर कंजेनिटली वाल्व है ही नहीं, ठीक हो गया, अगर किसी के अंदर वाल्व है ही नहीं, कंजेनिटली एब्सेंट है वाल्व, वाल्व ही आपके एब्सेंस है, तो मुझे ये बताएं कि जो ब्लड होगा वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। शाबाश, आपका जो ब्लड होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि आपका ब्लड जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ब्लड आपका नीचे की तरफ मूव करेगा तो ब्लड जो होगा वो बहुत ज्यादा इधर हो जाएगा, ठीक होगा। तो जब ब्लड आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी ये वाली जो ब्लड वेसल्स होगी वो डायलेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, एक तरह की डायलेट हो जाएगी। आपने कहना है कि जो ब्लड वेसल्स इतनी थी अब वो इस तरह डायलेट होती जाएगी। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये कि हाँ जी जनाब, या तो ब्लड बाहर आ सकता है रेक्टम के थ्रू, ठीक हो गया, या तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जा सकता है। नंबर टू पॉसिबिलिटी जो मैंने पहले बताया था कि ये जो स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ये खुद ड्यूरिंग डेफिकेशन आपका गुच्छा बन के एक तरह का आपके एनल कनाल का होता है, ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जी प्रोट्रूजन हो सकती है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि आप लोगों को, अगर कोई बंदा जिसके अंदर मतलब कि एक्वायर्ड कॉजेस, ठीक है। एक्वायर्ड के अंदर जो कॉजेज होती हैं, सबसे पहले आपने नंबर वन आपने कहना है कि एक पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन नंबर वन। उसके बाद आपने कहना है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक होगा, आपने ये कहना है। एक बार आप इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्वायर्ड के अंदर आपकी और भी टाइप्स आती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह पोर्टल हाइपरटेंशन का आपको सबको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये हम बनाते हैं कि ये आपका एट्रियम है, ठीक हो गया, ये आपका इस तरह हार्ट हो गया, ठीक है। ये जनाब हार्ट जो होता है, इधर जो ब्लड लेकर आता है, एक मिनट जी, इस तरह अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट हो गया, क्योंकि मेन तो हमने समझाना है ना, तो अब आपने ये इस तरह समझना है कि ये जनाब एक तरह का, इधर आपका लीवर पाया गया, ये क्या होगा, आपका एक तरह का लीवर होता है, ठीक है। लीवर से आपका इंफीरियर वेना केवा होती है, इस तरह कौन सी होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है। ये इंफीरियर वेना केवा आपके राइट एट्रियम के अंदर आ रहा होता है। ये कहाँ था, आपके एक तरह का राइट एट्रियम के अंदर आता है, इस तरह ब्लड लेकर, ठीक हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि ये राइट एट्रियम है, ये आप समझे कि ये क्या है, एक तरह का राइट वेंट्रिकल। आप आपका जो ब्लड होता है, इसको इसके साथ आप ये बना रहे हैं कि ये आपके एक तरह के लंग्स है, ठीक होगा, ये आपके लंग्स है, और ये आपकी ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल आपके लंग्स को दे रही है। उसके साथ चलो आप और बनाना चाहें तो इसके साथ आप ये बना सकते हैं कि यार ये आपका एक तरह का लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि ये लेफ्ट एट्रियम डाल लें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कर लें, ठीक होगा। उसके बाद ये ओटा जो होता है, इस तरह
आपका नीचे आ रहा है। लेकिन जो मेन समझाने का मकसद है वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जिस वक्त आपका राइट साइड हार्ट जो होता है वो फेल होता है ना, समझ आ गया, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, यानी कि जब आपका राइट साइड हार्ट फेल हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि राइट वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? पहले ये बताइएगा, शाबाश। जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा? हाँ जी, राइट वेंट्रिकल सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। जब आपका राइट वेंट्रिकल सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो इधर से जो ब्लड होता है वो जनाब आपके राइट वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलता। जब आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं निकलता, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये ब्लड आपके राइट एट्रियम के अंदर आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है। अब ये राइट एटीएम से जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लीवर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। कहाँ जाना शुरू हो जाता है? एक बात आपको इस तरह पता होनी चाहिए, दूसरा है कि हाँ जी जनाब, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप नहीं करता। जब राइट वेंट्रिकल पंप नहीं करता, तो जो ब्लड होता है वो राइट एटीएम के अंदर जाता है। जब ब्लड आपका राइट एटीएम के अंदर जाता है, तो राइट एटीएम से फिर ब्लड जो होता है वो वापस कहाँ आता है? आपका बैक फ्लो करके आपके लीवर के अंदर आ जाता है विद हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना के बाद। ठीक हो गया? अब आपने दूसरी बात सोचनी है क्या, कि अब यहाँ पर ना लीवर आपका वाहद ऐसा एक ऑर्गन है जो कि जनाब आपके जीआईटी के सारे ब्लड ऑर्गन से ब्लड लेता है। क्या मतलब मेरी बात करने का? मेरी बात करने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टोमिक है ना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक हो गया, उसके बाद जनाब यहाँ पर इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पर अगर आपका पेंक्रियाज हो गया, ठीक है, उसके बाद गाल ब्लैडर के नीचे ये एक तरह का सप्लीन हो गया, यहाँ सॉरी गाल लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होगा, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल सप्लीन हो गया, ठीक है। आपने जो बात करने का मकसद है वो ये है कि आपके जीआईटी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे वेनस सप्लाई कहाँ जाती है? आपके एक तरह के लीवर के अंदर जाती होती है। कहाँ जाती है? आपके लीवर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये समझना कि हर आपके ऑर्गन की जो सप्लाई है वो आपके लीवर के अंदर जा रही है। अब एक बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है, ठीक होगा, इधर से ब्लड जीआईटी का ऑर्गन आपके लीवर के अंदर जा रहा है, तो आपके दरमियान के अंदर आर्गन कौन बचेगा जो दरमियान में पिसा जाएगा? शाबाश, ये बताइए। जो जीआईटी के जितने भी आर्गन होते हैं वो सारे का सारा ब्लड लीवर को दे रहे हैं, और लीवर जो है वो क्या है कि ब्लड जो होता है वो लीवर की तरफ वापस आ रहा है। दरमियान में कौन सा आर्गन बचा है? दरमियान में जो आर्गन होता है वो आपका लीवर होता है। ठीक हो गया? तो जब लीवर होता है, यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले आपने कहना है कि अच्छा, मैं जो बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखें, एक कंडीशन है हार्ट फेलियर की, जो आपको क्लियर जो नहीं आ रही थी, मैं दोबारा एक बार repeat कर देता हूं। जब हार्ट फेल हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि आपका हार्ट पंप नहीं करता। मेनली आपके राइट साइडेड हार्ट फेलियर, वो फेल हो जाएगा तो वो पंप नहीं के अंदर गया, ठीक हो गया। राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? आपका एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से आपका जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? आपके लीवर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि आपका लीवर के अंदर ये प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? ये जो ब्लड वापस जाएगा, ये एक तरह का लीवर के अंदर प्रेशर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? तो आपने ये कहना है कि सिंपल सी बात है कि ये लीवर के अंदर क्या करेगा? एक तरह का प्रेशर डालेगा। अब आपने ना इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं, और आपने थोड़ा सा समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह हार्ट था, और उसके बाद ये जनाब आप एक इस तरह समझे कि ये जनाब आपका एक तरह का लीवर था, और उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका क्या था? एक तरह का ये सारा हिसाब था इंफीरियर वेना का। इसको आपने कहना है इंफीरियर वेना का, इसको आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये तो आपका एक तरह का लीवर होता है, और ये तो आपका एक तरह का हार्ट हो गया। ठीक है, अब जो बात समझने वाली वो क्या है, देखें, पहले हम नॉर्मल बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ। कि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इस तरह होता है कि यहाँ पर जो होती है आपकी एक वेन होती है जिसको हम कहते होते हैं पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? एक तरह का ये पोर्टल वेन होती है, ठीक हो गया। ये जो पोर्टल वेन होती
है ये जनाब मिली हुई होती है आपकी सुपीरियर वेना के पास से। क्या मिली हुई थी? इधर तो आप समझे कि ये वाली जो वेन है इसको हम पोर्टल वेन कहते हैं, ठीक हो गया। ये पोर्टल वेन जो होती है ये किसके साथ मिलती है? आपकी सुपीरियर वेना केवा के साथ। इसके बाद ये ब्लैक में जो मैंने बनाई इसको आप कहो कि ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक हो गया। इस सुपीरियर वेना केवा से आपकी एक वेन बनती होती है जिसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का सुपीरियर वेना केवा, सॉरी सुपीरियर रेक्टल वेन, नॉट सुपीरियर रेक्टल वेन। इसको हमने क्या कहना है? एक तरह का सुपीरियर रेक्टल वेन। अब ये सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है इसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है? एक तरह का ये मेजेंटेरिक में जाती है, ठीक होगा। ये क्या होती है? एक तरह की मेजेंटेरिक वेन। और ये जो मेजेंटेरिक वेन होती है इसके बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? आपके हेमोरॉइडल वेन में। कहाँ जाता है? आपकी एक तरह की हेमोरॉइडल वेन में। अब ये हेमोरॉइडल वेन बन गई। और हेमोरॉइडल वेन के बाद यहाँ पर आपकी जो होते हैं वो क्या कहते हैं? एक तरह के वेसल्स होती हैं, ठीक हो गया। और ये जनाब आपका कहाँ होती है? रेक्टम के अंदर होती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनाब बैक फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरह का बैक फ्लो हो रहा है, ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यार ब्लड जो होगा वो वापस आएगा। जब आपका ब्लड जो होगा वो वापस आएगा तो वो कहाँ जाएगा? आपने ये कहना है कि जब ये ब्लड वापस जाएगा तो ये जनाब आपका कहाँ जा रहा है? ये जनाब आपके लीवर के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर लीवर के अंदर आएगा। अब जितना प्रेशर आपके लीवर के अंदर आएगा उतना जो ब्लड होगा उसका उतना प्रेशर क्या होगा? एक तरह का उतना प्रेशर क्या होगा? एक तरह का ये पोर्टल वेन के अंदर होगा। जब ये पोर्टल वेन के अंदर होगा तो उसके बाद जो ब्लड होगा ये उतना ज्यादा कहाँ जाएगा? ये जनाब आपकी मेसेंटेरिक वेन के अंदर जाएगा। मेसेंटेरिक वेन के बाद ये कहाँ जाता है? आपकी एक तरह की हेमोरॉइडल वेन के अंदर जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मिकदार में आपके हेमोरॉइडल वेन के अंदर जा सकता है। ये बताइएगा शाबाश। आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि हाँ जी जनाब जो होते हैं वो जनाब आपका हेमोरॉइडल वेन के अंदर ब्लड काफी ज्यादा मिकदार में जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो एक तरह हार्ट जो है वो उधर से ब्लड जो है वो आपका क्या और एक तरह का बैक फ्लो हो रहा है, ठीक हो गया। तो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि हेमोरॉइडल जो हेमोरॉइड्स जो होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। अभी बस इतना लिखना है, हेमोरॉइड्स जो होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? हेमोरॉइड्स होते हैं टू टाइप्स के, ठीक हो गया। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, एक को कहते हैं आपने एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, और एक को आपने कहना है इंटरनल हेमोरॉइड्स, ठीक हो गया। इंटरनल हेमोरॉइड्स आपने ये लिखना है। अब आगे आपने गौर करना है कि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं ना, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो होते हैं इनको जो मेन जो सप्लाई कर रही होती है वो जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो कर रही होती है इसको हम कहते होते हैं आपका मतलब कि इंटरनल हेमोरॉइड्स के जो कर रही होती है इसको आपने कहना है इंफीरियर रेक्टल वेन। कौन सी होती है? आपकी इंफीरियर रेक्टल वेन। लेकिन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को जो सप्लाई कर रही होती है उसका नाम होता है सुपीरियर रेक्टल वेन। कौन सी वेन होती है? आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन। ये एमसीक्यू आता होता है कि हाँ जी जनाब आपकी ऐसी कौन सी वेन होती है जो कि जनाब आपका एक तरह का सप्लाई करती है। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब आपकी जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो जनाब आपके एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बनाती है, और इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो कब बनाती है? आपके इंटरनल हेमोरॉइड्स बनाती है। दूसरी बात को गौर करना है, अगर क्वेश्चन आए कि सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ से आती है तो आपने कहना है पोर्टल वेन से। कहाँ बनती है? आपकी एक तरह की पोर्टल वेन के अंदर से, ठीक हो गया। मतलब कि सबसे पहले आप इस तरह समझे कि यहाँ पर क्या था? एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स थे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स थे। यहाँ पर आपकी एक वेन होती है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड वेन, ठीक हो गया। हेमोरॉइडल वेन होती है। ये हेमोरॉइडल वेन जो होती है ये जनाब आपका ड्रेन किसके अंदर करती है? सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर ड्रेन करती है। और सुपीरियर रेक्टल वेन किसके अंदर ड्रेन करती है? पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करती है, ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पर देखें ये कहाँ पर ड्रेन कर रही है? आपकी एक तरह की पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर रही है। और पोर्टल वेन कहाँ लेकर जाती है? पोर्टल वेन लेकर जाती है आपके ये लीवर की तरफ। कहाँ लेकर जा रही है? आपके इस तरह ये लीवर की तरफ लेकर जाती है। अब बात को थोड़ा सा शाबाश गौर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट फेलियर हो चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने बताना कि ब्लड वापस आया। जब ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड वापस आया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे जो ब्लड होगा वो आपके पोर्टल वेन के आपके लीवर के अंदर आया। जब आपके लीवर के अंदर आया तो पोर्टल वेन के अंदर आया। जब आपकी ये पोर्टल वेन के अंदर आया तो ब्लड सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर गया, और सुपीरियर रेक्टल वेन से आपके एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में गया। तो ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? कोई ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की समझ ना आई हो? शाबाश। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स वाली बात को आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी। अब दूसरी बात को आप लोगों ने करना है। मोस्टली अगर फॉर एग्जाम्पल कोई
बंदा है जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर भी क्या होगा कि आपका सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पोर्टल वेन होती है वो सारे आपके जीआईटी का जो ब्लड लेकर जा रही होती है वो आपकी पोर्टल वेन होती है जो कि लीवर की तरफ लेकर जाती है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को लीवर सिरोसिस हो गया है, आपने थोड़ा सा गौर करना है। जस्ट इमेजिन इस तरह करें कि हाँ जी जनाब ये लीवर सिरोसिस हो गया है। ठीक होगा। जब किसी बंदे को लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो क्या लीवर सही तरह काम करेगा? लीवर सही तरह काम ही नहीं करेगा। तो आपको एक बात का तो पता है कि हाँ जी जनाब आपके लीवर के आपके जीआईटी के जितने भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल आपका पैंक्रियाज है, आपका गाल ब्लैडर है, आपका स्प्लीन है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपके जितने भी हैं वो सारी की सारी एंड पर कहाँ जाती हैं? आपकी पोर्टल वेन के अंदर जाती है। और पोर्टल वेन कहाँ जाती है? आपके लीवर के अंदर जाती है। लेकिन अगर किसी बंदे को लीवर सिरोसिस हो चुका है, लीवर सिरोसिस हो चुका, मुझे ये बताना है, तो क्या ब्लड आगे जाएगा इंफीरियर इंफीरियर वेना केवा के अंदर? आपका ब्लड इंफीरियर वेना केवा के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुकी है? एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। यहाँ पर एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। तो ब्लड क्या होगा? ब्लड पीछे की तरफ आएगा। और ब्लड जब पीछे की तरफ आएगा तो उनमें से जो ब्लड होगा पोर्टल वेन के अंदर गया, उनमें से सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर गया, उनमें से एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन के अंदर गया, और उस वजह से हेमोरॉइड्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आपने कहना हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। तो एक बात अभी लिख लें कि फॉर एग्जांपल कि आपके जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आगे लिखे हैं, ये मोस्ट कॉमन यही होते हैं, मोस्ट कॉमन यही होते हैं। ये जनाब इनके अंदर जो वेन आपकी ड्रेन करती होती है वो आपने कहना सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है। और आप आगे लिख लें कि ये वाले जो हेमोरॉइड्स होते हैं ये पेनलेस होते हैं, इनमें पेन नहीं होती। ठीक हो गया। आगे लिखे इंटरनल हेमोरॉइड्स को। यहाँ पर इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, इनको जो आपकी वेन सप्लाई कर रही होती है वो होती है इंफीरियर रेक्टल वेन। कौन सी होती है? इंफीरियर रेक्टल वेन। और ये इंफीरियर रेक्टल वेन बेसिकली यहाँ पर ड्रेन करती है उसको हम कहते होते हैं इंफीरियर वेना केवा। और ये जो होते हैं ये पेनफुल होते हैं। ठीक है। ये कौन से होते हैं? आपके एक तरह के पेनफुल होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपके कॉजेज के अंदर सबसे पहले मैंने बता दिया कि हाँ जी जनाब कॉजेज के अंदर आपके एक तरह का पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, उसके बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, इसके बाद और कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज की तरफ हम आ जाते हैं, मेन कॉजेज। ठीक हो गया। किस वजह से आपको हेमोरॉइड्स हो सकते हैं? पहले कंजाइटल एक कॉज था। ठीक है। कंजाइटल होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नंबर 2 नंबर आपने क्या करना है? आपने कहना पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। नंबर 2 आपने क्या बात करनी है कि हाँ जी जनाब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, मेनली राइट हार्ट फेलियर लिख लें, मेनली राइट हार्ट फेल। नंबर 3 आपने जो बात करनी है वो क्या काम करनी है? आपने कहना है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है? एक तरह का ये हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 आपने कहना है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है? एक तरह का क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी ये हो सकता है। और किसी बात का पता होना, और ये दो बातों का तो लाजमी पता होना चाहिए, पोर्टल वेन और हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के अंदर आपका फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता होता है। आप अक्सर देखते होगे कि प्रेगनेंसी के अंदर वेरिकोज वेन भी बन जाती होती है। ठीक है। वो हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वो भी। अच्छा जी। अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया, बाकी मैंने आपको टाइप्स बता दी। टाइप्स कितनी इसकी? दो टाइप्स होती हैं इसकी, दो। एक इंटरनल और दूसरी कौन सी होती है? एक तरह की एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपने क्या बताना है कि ये जनाब आपका क्या होता है? ये जनाब इसको जो सप्लाई करती है इंफीरियर रेक्टल वेन करती है, और दूसरी क्या होती है? आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन करती है। ये मेरा खुद मुझे पीएमसी में ये क्वेश्चन आया था कि हाँ जी जनाब इंटरनल हेमोरॉइड्स कौन सी वेन करती होती? तो अब ये इंफीरियर रेक्टल वेन, इसका जो मेन आंसर है वो ये होना चाहिए। ठीक है। आपको क्योंकि ये इस तरह सर्जरी के रिलेटेड भी आपके एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। ठीक है। अब ये होगा। उसके बाद आपको पता होना कि एक्सटर्नल जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। दो टाइप्स होगी। अब हम आते हैं कि हाँ जी जनाब इसकी एक तरह का मतलब कि इनकी पोजीशंस क्या होती है। अब हम पोजीशन की तरफ आ जाते हैं कि आपके हेमोरॉइड्स की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन ऑफ हेमोरॉइड्स। देखें सबसे पहले आपने ये कहना है कि हम इसके अंदर जो पेशेंट को लेकर आते हैं वो कौन सी पोजीशन होती है? उसको हम कहते हैं लिथोटमी पोजीशन, लिथोटमी, लिथोटमी पोजीशन। अब ये लिथोटमी पोजीशन का आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये जनाब एक तरह का क्लॉक है। ठीक है। ये एक तरह का क्लॉक है। इस क्लॉक के अंदर आपने ये समझना है कि यहाँ पर क्या है? एक तरह का, यहाँ पर क्या? एक तरह के 12 है। ठीक हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर थर्ड 3 बाज चुके हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। ठीक हो गया। अब आपने एक क्लॉक की तरह का देखना है। अब मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है हेमरॉइड्स की वो कौन सी है? अब इस क्लॉक को आप समझे कि ये एक तरह का बिल्कुल एनल कनाल है।
ठीक हो गया, रेक्टम के थ्रू आप समझ लें, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है यहाँ पर जनाब आपके हो सकते हैं, एक होती है ये थ्री, कौन सी होती है आपकी एक तरह की, ये थ्री होती है, ठीक हो गया। नंबर टू जो होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं सेवन, और नंबर थर्ड जो होता है वो होती है आपकी 11, ठीक हो गया। हम इन तीन पोजीशंस की तरफ देखते हैं, यहाँ पर हेमरोइड्स बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एक आपकी थ्री पोजीशन होती है, एक आपकी सेवन पोजीशन होती है, और एक कौन सी आपकी आपकी एक तरह की 11 पोजीशन होती है। मतलब कि आप इस तरह समझे कि एनल कनाल को अगर आप एक वॉच की तरह समझते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि हाँ जी जनाब जो पोजीशन बन रही है वो थर्ड पोजीशन ये है, सेवन पोजीशन ये है, और 11 पोजीशन ये है। और इस पोजीशन को हम कहते होते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है आपकी, लिथोटमी पोजीशन में लाना है आपने उसको। लिथोटमी पोजीशन में लाके उसके बाद आपने एनल कनाल को एग्जामिन करना है। अब इस तरह देखना है कि ये थर्ड पॉइंट पर हो सकते हैं हेमरोइड्स, हो सकते हैं सेवन पर हो सकते हैं और 11 पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि हाँ जी जब जो हेमरोइड्स की पोजीशन क्या है, तो आपने बताया थ्री, सेवन और 11 ओ क्लॉक, ठीक है ना, क्लॉक लिख देना, ठीक है कि ये इसकी पोजीशन होती है। अब हम आते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि आगे का हिसाब। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इसकी डिग्रीज कौन कौन सी है, मतलब कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, यहाँ पर आ जाते होते हैं कि डिग्री कौन कौन सी है, ठीक होगा। डिग्री लिखते हैं सबसे पहले। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है जैसे ही बंदा डेफिकेशन करता है, डेफिकेशन के बाद फ्रेश गश ऑफ ब्लड आता होता है। आपने कहना है कि जो ब्लड रिलीज होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा है ब्लड आफ्टर डेफिकेशन, आफ्टर डेफिकेशन, या अगर लिखे कि गश ऑफ ब्लड, ये भी इसका हो सकता है। अगर लिखे कि फ्रेश ब्लड जस्ट आफ्टर डेफिकेशन, तो आपने कहां पर जाना है, आपने आना है, और पेनलेस अगर हो तो आपने कहा है, आपने एक तरह का हेमरॉइड्स का सोचना है। यानी कि जैसे ही एक बंदा है उसको जनाब पेनफुल भी होते हैं लेकिन पेनफुल बहुत कम होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, पेनलेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपने कहना है जैसे एक बंदा डेफिकेशन करता है तो उसके बाद अगर ब्लड आ रहा है उसको और फ्रेश वो ब्लड है और बहुत ज्यादा मिकदार में आ रहा है वो ब्लड, तो आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये क्या हो सकता है, एक तरह का आपने कहना है कि ये एक तरह का हेमरॉइड्स है। अब इसकी हम आते हैं टाइप्स की तरफ, इसकी कितनी टाइप्स हैं। एनल फिशर में बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अब देखें इसकी टाइप्स होती हैं, एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकंड डिग्री, एक होता है थर्ड डिग्री, और एक होता है फोर्थ डिग्री, ठीक होगा जी। अब देखें कि जो फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड आ रहा होता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है, एक तरह का सिर्फ और सिर्फ ब्लड आता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रोलैप्स नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, जस्ट ब्लड, ठीक होगा, जस्ट ब्लड, ठीक होगा, नो प्रोलैप्स, नॉट प्रोलैप्स, ठीक होगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रोलैप्स नहीं होता। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है कि आपका एक तरह का प्रोलैप्स होता है, प्रोलैप्स विद ब्लड, मतलब कि जो आपका गश लाइक गुच्छा होता है वो जनाब क्या करता है कि एक तरह का वो जनाब रेक्टम के थ्रू, एनल कनाल के थ्रू बाहर निकल रहा होता है और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो जनाब दोबारा रेक्टम के अंदर चला जाता है, ठीक हो गया। आपने कहना है कि स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन हो जाती है इसकी, क्या स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन होती है, स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन होती है, ठीक होगा। नंबर टू आपने ये बात करनी है, मतलब कि जो सेकंड डिग्री हेमरॉइड्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि प्रोलैप्स तो हो गया लेकिन उसके बाद क्या होता है, खुद ब खुद ही वो जो होंगे एक तरह के हेमरॉइड्स जो वेन होगी वो खुद ब खुद ही आपके रेक्टम के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है, थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है कि प्रोलैप्स होता है, प्रोलैप्स होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन रिडक्शन जो होती है वो खुद करनी पड़ती है। मतलब कि इसके लिए जो रिडक्शन करनी पड़ती है वो जनाब आप ये कह सकते हो कि खुद, मतलब कि मैनुअली रिडक्शन करनी पड़ती है, रिडक्शन मैनुअली, हाथ से रिडक्शन खुद करनी पड़ती है। फोर डिग्री के अंदर क्या होता है कि परमानेंट प्रोलैप्स हो जाता है, क्या हो जाता है कि एक तरह का परमानेंट प्रोलैप्स हो जाता है, ये पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार जो फर्स्ट डिग्री होता है उसके अंदर क्या होता है, आपने बताना है कि फर्स्ट डिग्री जो प्रोलैप्स होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग होती है, ठीक हो गया। सेकंड डिग्री जो प्रोलैप्स होगा उसके अंदर क्या होगा कि एक तरह का ब्लीडिंग होगी और उसके बाद जो प्रोलैप्स होगा और वो खुद ब खुद ही क्या होगा, एक तरह का वापस चला जाएगा। और थर्ड डिग्री के अंदर हमें खुद वापस करना पड़ता है, ठीक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल फोर डिग्री जो होती है उसके अंदर क्या होता है, फोर डिग्री के अंदर प्रोलैप्स होता है और उसके बाद वो वापस नहीं जाता, ठीक हो गया। आपने कहना वो वापस नहीं जाता, तो ये जनाब आपको पता हो। और उसके बाद आपने क्या कहना है कि एक तरह का
इसकी के अंदर क्या होता है, एक तरह का गश ऑफ ब्लड आता है, जो कि बहुत ज्यादा गश ऑफ ब्लड, आपने लाजमी कहना है कि गश ऑफ ब्लड आता है, जो कि जनाब इसके अंदर होता है। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। आपकी डिग्रीज हो गई, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं इसका क्या एक तरह का क्लिनिकल फीचर होता है। ये क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं जी? क्लिनिकल फीचर्स तो देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है, पर रेक्टल ब्लीड होता है इसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके अंदर आप लोगों को पता हो कि ये क्या होते हैं, पेनलेस। पेनफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? शाबाश बताइए जी, पेनफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पेनफुल भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। नंबर 3, आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर क्या होता है कि एनल डिस्चार्ज हो सकता है, एनल डिस्चार्ज हो सकता है। नंबर 4, आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जब ये बार बार एक तरह की इसकी प्रोट्रूजन होती है तो समटाइम फीसिस भी आ रहे होते हैं, और फीसिस जो होते हैं वो जनाब इचिंग करवाते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूराइटिस, इचिंग होती है, इचिंग, ठीक हो गया, इसकी वजह से इचिंग हो सकती है। नंबर 5, आपने ये कहना है कि आपका एक तरह का मुकम्मल तौर पर रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, ये आप लोगों को पता है क्लिनिकल। और इससे है गश ऑफ ब्लड, और ये वर्ड गश ऑफ ब्लड जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज है। अगर फॉर एग्जांपल कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए गश ऑफ ब्लड, मॉक टेस्ट निकाल ले, मॉक टेस्ट के अंदर आपको कई ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जिसके अंदर लिखा होगा गश ऑफ ब्लड आफ्टर, मतलब कि क्या है एक तरह का आफ्टर डेफिकेशन, तो उसके बाद पेनलेस, तो वो क्या है, आपने कहना ये हेमोरॉइड्स है, ठीक हो गया, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि फॉर एग्जांपल आगे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले एक बात जिसके अंदर आपका आगे मतलब के क्लासिफिकेशन हमारी हो गई, पोजीशन हमने बता दी, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं डायग्नोज, ठीक हो गया, डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं, डायग्नोज की तरफ आ जाए। डायग्नोज के अंदर आपने आना है और यहाँ पर आकर आपने कहना है कि एक तरह की सबसे पहले डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे हम, कौन सा था आपका, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते होते हैं हम, और इसके लिए हम जो यूज करते होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोस्कोपी, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। हम कौन सा एग्जाम कौन सा आप यूज करते हैं, आपने कहना है प्रोटोस्कोपी, एमसीक्यूज है ये एमसीक्यूज आता होता है। और उसके बाद आपने ये कहना है कि हम विजुअल एग्जामिन भी करते हैं। विजुअल एग्जामिन आप किस किस डिग्री में करते हो, आप 4th डिग्री में विजुअल एग्जामिन करते हो, जब प्रोलैप्स हो जाए, आपने कहना जब प्रोलैप्स, और मेनली जो प्रोलैप्स होता है वो 4 डिग्री में होता है, सेकंड में भी स्टार्ट हो जाता है, थर्ड में भी होता है, लेकिन सबसे मेनली जो होता है वो आपका 4 डिग्री में होता है। तो आपने कहना हम विजुअल एग्जामिनेशन भी करते होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या, हमारा डायग्नोसिस हो चुका है, हमारा ये चीजें हो चुकी हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो जनाब आपका, अगर फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस के पॉइंट की बात हो तो आपने कहना है कि प्रोटोस्कोपी, जब भी डायग्नोसिस की बात होगा तो आपने क्या करना है, एक तरह का प्रोटोस्कोपी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी कॉम्प्लिकेशंस, एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले, अब देखें सिंपल सी बात है, ये बंदा जो है जिसको ब्लीडिंग हो रही है, इसको हेमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, जिसको हेमरॉइड है उसके हेमरेज होने के चांसेस है कि नहीं है, बताएं बताएं, शाबाश, हो सकते हैं ना। तो आपने नंबर 1 कहना है कि वहां पर क्या हो सकती है, एक तरह की हेमरेज हो सकता है। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल वो फीसिस बार बार आ सकते हैं, तो उसके अंदर जो आपके पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, तो आपने कहना है कि इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। उसके बाद आपने कहना है कि पस भी बन सकती है, क्या हो सकती है, एक तरह की पस और अपसेस, और फिर क्या हो सकती है, एक तरह की अपसेस फॉर्मेशन हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 3 आपने क्या बताना है, नंबर 3 आप लोगों ने ये बताना है कि वहां पर क्या हो सकता है, एक तरह का मतलब के, क्योंकि जहां पर आपका ब्लड लॉस हो रहा हो वहां पर थ्रम्बस बनने के चांसेस होते हैं, तो आपने कहना है यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तरह का थ्रम्बस भी बन सकता है। नंबर 4 आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का प्रोलैप्स होता है, ठीक होगा, और अल्सरेशन होती है। ये जनाब आपके पॉइंट्स है जो आपकी कॉम्प्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम आगे आते हैं जनाब एक तरह का इसके ट्रीटमेंट की तरफ, कि हम इसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पर आपने बताना है हेमरेज, दूसरे पर आपने बताना है कि इन्फेक्शन
भी हो सकती है, पस वगैरह भी हो सकती है, थ्रम्बस भी बन सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है और उसके बाद अल्सरेशन हो सकती है। अब हम आते हैं जनाब, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के अंदर जो मेन आप लोगों को बात का पता होना चाहिए कि देखें, सबसे पहले हम डिग्री के लिहाज से ट्रीटमेंट करते होते हैं, ठीक हो गया। अभी ना आपका फर्स्ट डिग्री, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिग्री जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट जो होता है वो जनाब कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जिसको हेमोरॉइड्स है ना, उसको फर्स्ट डिग्री है, मतलब उसको ब्लीडिंग होती है एक तरह की, जब वो डेफिकेशन करता है उसके बाद, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आता है उसका डाइट प्लान, सिर्फ ये सही करना होता है, ठीक होगा, डाइट प्लान सही करना है, और उसको बाकी उसको आपने बताना है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीजें करनी है और कितना खाना है, ये वाली चीजें आपने बतानी है, ठीक होगा, फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री क्या है? सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम दो तीन काम करते हैं। बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, प्लस आपका एक तरह का स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते होते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है? थर्ड डिग्री के अंदर हम जो करते होते हैं वो आप लोगों ने कहना है कि फॉर एग्जांपल कि थर्ड और फोर्थ डिग्री जो होता है इसके अंदर हम आलमंड ऑयल जो होता है इसका कॉम्बिनेशन यूज करते होते हैं। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी जो होता है ना, अगर कोई बंदा पूछे ना कि हाँ जी जनाब जो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी होता है उसमें ऐसा क्या है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इंजेक्शन जो होता है ना स्क्लेरोथेरेपी, इसके अंदर होता है आपका आलमंड ऑयल, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर वो पूछ रहे थे कॉम्बिनेशन में क्या, आपने कहना आलमंड ऑयल होता है, आलमंड ऑयल होता है, और इसके साथ आलमंड ऑयल के साथ जो होता है वो जनाब फिनोल मिक्स किया होता है, क्या होता है, एक तरह का फिनोल मिक्स किया होता है। ये सेकंड और थर्ड डिग्री दोनों में इस्तेमाल होता है, सेकंड और थर्ड डिग्री दोनों में। और फोर्थ डिग्री जो होता है, फोर्थ डिग्री का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है, एक तरह का सर्जरी होता है। देखें, ये वो ट्रीटमेंट है जो कि मोस्टली बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीएमसी, हाँ मेरी बात को गौर करना है, पीएमसी के अंदर उन्होंने ऐसी कोई अजीब सी चवल मारी हुई है, उन्होंने कई क्वेश्चन जो होंगे जब आप हल करोगे आपके एक तरह के मॉक के अंदर, तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट डिग्री का जो ट्रीटमेंट है वो स्क्लेरोथेरेपी है, समझ आ रही है। ये पीएमसी के क्वेश्चंस के अंदर है कि फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट मैंने हल खुद किए थे, हालांकि फर्स्ट डिग्री का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती नहीं है। लेकिन पीएमसी के मॉक टेस्ट जो है उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सबसे जो पहला जो ट्रीटमेंट फर्स्ट डिग्री के लिए आप क्या करते हो, तो आपने लिखना है स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। ये लिख लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप पीएमसी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो आपने फर्स्ट डिग्री का अगर ट्रीटमेंट आएगा तो आपने कहना है स्क्लेरोथेरेपी। सेकंड डिग्री के अंदर मोस्टली बैंड लाइगेशन होती है, स्क्लेरोथेरेपी और बैंड लाइगेशन होती है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने लिखना है कि हाँ जी जनाब जो सेकंड डिग्री होती है वो क्या होती है, एक तरह की बैंड लाइगेशन करवाता है। सेकंड और थर्ड डिग्री किस वजह से सही होता है, आपकी बैंड लाइगेशन। इसके भी एमसीक्यूज है, आपके पीएमसी का मॉक टेस्ट, उसके अंदर आंसर उन्होंने खुद दिया हुआ है कि सेकंड डिग्री का बैंड लाइगेशन है। थर्ड और फोर्थ डिग्री का जो आंसर उन्होंने दिया है वो है जनाब आपकी सर्जरी है, ठीक हो गया। लेकिन ये आंसर मैं भी बताऊंगा कि फर्स्ट डिग्री का तो आंसर बिल्कुल गलत है, हालांकि जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री का अगर आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो बंदा उसी को फोकस करे, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो उसी की तरफ ही जाते हैं कि हाँ जी जनाब आप एक तरह का उसकी तरफ आप लोगों ने देखना होता है। अब अगर जनाब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक बार दोबारा मैं पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो 5 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ आपके हेमरॉइड्स का, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हिसाब है। अच्छा जी, आपका एक तरह का रिव्यू है हेमरॉइड्स। आपने कहना है स्पॉन्जी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है, प्रोट्रूजन हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक तरह का हेमरॉइड्स कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि कॉजेज क्या क्या हो सकती है। कॉजेज के अंदर आपने आना है, आपने कहना है कि दो मेन कॉजेज है, दो तरह की। एक जो कॉज होती है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल कॉज, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाल्व ही नहीं है, वाल्व एब्सेंट है। जब वाल्व एब्सेंट होंगे तो ब्लड वापस जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है। दूसरे जो कॉजेज हैं उसको हम कहते होते हैं एक्वॉयड कॉज। एक्वॉयड कॉज के अंदर जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। नंबर वन आपने कहना है कि पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर आपने कहना कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, मेन आपका राइट हार्ट फेल आपने लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकता है, ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी हो सकता है।
इसके अंदर आपने लिखना है कि हाँ जी जनाब, जो हाइपरटेंशन और आपका ये वाली जो कंडीशन होती है, इसके अंदर आपकी एक तरह की मतलब कि इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड ज्यादा आता है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर ब्लड ज्यादा आता है। जब आपकी पोर्टल वेन के अंदर ब्लड ज्यादा आता है तो सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर ब्लड ज्यादा आता है। जब आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर ब्लड ज्यादा आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का आपकी एक्सटर्नल जो वेन होती है, उसके एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन होती है, उसके ब्लड ज्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह की ब्लीडिंग होती है। ठीक होगा, ये आप कह सकते हो। प्रेगनेंसी के अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ जाता होता है और आपका वेट बढ़ जाता है। जब आपका वॉल्यूम और वेट बढ़ता है तो इस वजह से आपके वाल्व डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के अंदर आप जोर लगा रहे हो तो इस वजह से ये सारा इशू होता है। ये जनाब हो गया। उसके बाद आपका कॉजेज हो गया। कॉजेज के बाद जिसके अंदर आप लोगों ने फोकस करना है वो क्या होता है कि आपकी टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल होती है एक तरह की टाइप्स। टाइप्स के अंदर आपने कहना है कि दो टाइप्स हैं। एक आपने कहना है कि एक क्या होती है, एक तरह की इंटरनल टाइप, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, एक तरह की एक्सटर्नल टाइप। इंटरनल टाइप के अंदर आप लोगों ने कहना है कि इंटरनल के अंदर जो मेनली आपके आ रहे होते हैं वो आता है जनाब आपका पेनफुल, और इसको जो सप्लाई करती है इंफीरियर रेक्टल वेन है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंफीरियर रेक्टल वेन आपकी इंफीरियर वेना के वक्त अंदर जाती है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड होते हैं यहाँ पर आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन होती है। सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ जाती है, आपकी एक तरह के एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की तरफ जा रही होती है। ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद होता है ये आपके पेन लेस होते हैं, ये आपके पेन फुल होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आ जाते थे हाँ जी जनाब आपके ग्रेड्स। ग्रेड्स को देखते हैं कि ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिग्री, डिग्री की देख रहे ग्रेड्स वगैरह। ठीक हो गया। ग्रेड्स को आपने कहना है कि फर्स्ट डिग्री, फिर आपने कहना है सेकंड डिग्री, फिर आपने कहना है थर्ड डिग्री, फिर आपने कहना है फोर्थ डिग्री। इसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल जस्ट ब्लड लॉस आफ्टर डेफिकेशन, ये आपने कहना है। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है कि एक तरह की परफ्यूजन सेल्फ रिडक्शन, खुद ब खुद ही रिडक्शन उसकी हो जाए, प्लस ब्लीडिंग। नंबर थर्ड आपने ये कहना है कि एक तरह का मैनुअली रिडक्शन, मैनुअली रिडक्शन। नंबर फोर आपने कहना है प्रोलैप्स्ड। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने आना है क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपने कहना है गश ऑफ ब्लड आता है। ठीक हो गया, ब्लड बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद आपने ये कहना है कि ये जो ब्लड होता है इसके अंदर और क्या हो सकता है, मतलब कि इचिंग हो सकती है, प्लूराइटिस हो सकता है, इचिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने कहना है एनल डिस्चार्ज आ सकता है, एनल डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स। तो ये बातें आपने कहनी है। आगे आ जाता है जनाब और आगे देखते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर आपने मेन देखना है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद फोर्थ डिग्री के अंदर आप विजुअल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। आगे आ जाता है हाँ जी जनाब आपकी कॉम्प्लिकेशन। तो के अंदर आप लोगों ने बातें बतानी है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। एक तरह का फॉर एग्जांपल हेमरेज हो सकता है, हो सकती है। उसके बाद थ्रम्बस बन सकता है। उसके बाद पस बन सकती है। उसके बाद ये सारी चीजें जो होगी वो क्या होगी, एक तरह का अल्सरेशन हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट के अंदर आपने आना कि फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट का वैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, लेकिन बीएमसी का साथ लिखने का स्क्लेरोथेरेपी होता है। सेकंड डिग्री का ट्रीटमेंट होता है वो बैंड लाइक यहाँ पर
बल्कि